नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका राज्य और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। खबरों की बात करेंगे। कानपुर से खबर है, जहां पर घाटमपुर क्षेत्र में बिदनू ब्लॉक के कठारा गांव स्थित गौशाला का बजरंग दल के गौरक्षक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं को मिली सूचना के बाद टीम मौके पर पहुंची, जहां एक गौवंश मृत मिला, जबकि 2 अन्य का उपचार भी चल रहा था। ग्राम प्रधान अरविंद कुशवाहा ने इसको लेकर जानकारी दी कि अचानक हुई बारिश के कारण गौशाला की व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन हालात सुधारने के लिए आवश्यक कार्य तेजी से कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान गौरक्षा दल जो है उसने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, गौवंशों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने की बात कही है। अब मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन की भी नजरें बनी हुई हैं। इस समय हम मौजूद हैं बिधनू ब्लॉक के कठारा गौशाला में। और कठारा गौशाला की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, हमारे बीच में जो प्रधान जी हैं और इनसे जानते हैं। क्योंकि जिस तरीके मौसम अचानक बारिश चालू हुई है और जिससे जो गौशाला है लमसम सभी जगह स्थितियां गड़बड़ हो चुकी हैं, तो यहाँ पे जो प्रधान जी हैं और इनसे जानते हैं किस तरीके इनके गौशाला में क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद कुशवाहा है, ग्राम प्रधान कठारा। अच्छा, आपके जो गौशाला है इसमें कितने जो है गौ माता है? गौवंश 267 थे, जिसमें कि आज एक डेथ हुई है, जो कि उसका डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम कर दिया है और उसका जो दफनाने का काम शुरू है। और गौशाला में 266 या 65 जानवर वर्तमान में इस समय है। और हमारे यहाँ भूसा सब चोकर सब पूरी व्यवस्था सब दुरुस्त है। जिस लेकिन तरीके देखा जाए कि जो बरसात हुई है और बरसात में जो व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, इस पे कैसे सुधार होगा? अब अचानक बरसात शुरू हो गई, व्यवस्थाएं तो हमारे यहाँ ठीक हैं, लेकिन हम लोग लगे हैं, जो भी कमियां छोटी मोटी हैं उनको ही हम भरपाई करके पूरा करेंगे। और जो इसमें हमारी नज़र में व्यवस्थाएं जितना भी जो कमी आप बताए वो सब दुरुस्त करेंगे। डॉक्टर साहब इलाज के लिए समय से आते हैं? हाँ, डॉक्टर साहब समय से इलाज के लिए आते हैं, इलाज करते भी हैं। कल जो उसमें 2-3 जानवर तो बीमार पड़े हुए थे, तो उसमें जो है देखने में लगा कि नहीं, जानवरों की डेथ हो गई, लेकिन वो जानवर अभी भी जीवित हैं, जिसमें उनका इलाज डॉक्टर साहब कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारे बीच में जो कठारा के जो प्रधान जी हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमारा जो गौशाला है इसमें परिस्थितियां अचानक जो बारिश हुई थी उससे जो व्यवस्थाएं गड़बड़ हो चुकी हैं, इस पे सुधार होगा। और जो पशु वो गिरे हुए थे और उन पे जो डॉक्टर ने इलाज किया है वो जो है अब उन पे सुधार हुआ है। और जो व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं उन पे भी जो है सुधार किया जाएगा। गजेंद्र सिंह के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज, घाटमपुर। क्या नाम है भैया? हमारा नाम दीनू बजरंगी है। मैं बजरंग दल में जिला गौरक्षा प्रमुख के दायित्व पर हूँ। अच्छा, आज कठारा गौशाला में आए, क्या स्थिति रही? कठारा गौशाला की स्थिति बहुत खराब है। जो हमने देखा, एक गाय मृत्यु पड़ी थी, एक गाय का इलाज चल रहा था और काफ़ी स्थितियाँ सही नहीं लग रही थी। जो है गौशाला की स्थिति है। डॉक्टर साहब दवा के लिए इलाज पे आए थे और इलाज कर रहे थे, मगर सही नहीं समझ में आ रहा था। ऐसा क्या रहा कि स्थितियां गड़बड़ है? बारिश की वजह से ना गौशाला में काफी दिक्कतें मिल रही थी गौवंशों को। और हम नहीं ये चाहते हैं कि गौवंशों को इस प्रकार से दिक्कत मिले। और हमारे पास काफी फुटेज जो मिली कार्यकर्ताओं द्वारा जो सूचना मिली है, और हम अपने उच्च अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। और बात करके जैसा भी होगा हम आगे माननीय योगी जी से चाहेंगे कि जिस हिसाब की स्थिति है गौशाला में, इस हिसाब की स्थिति ना रहे। और राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन रोड से सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने पुलिस व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए। दावा किया जा रहा है कि पुलिस चौकी के निकट पर सार्वजनिक स्थान पर कथित देह व्यापार जैसी गतिविधियां संचालित हो रही थी। हालांकि वीडियो की जो स्वतंत्र पुष्टि है वो अभी नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का इसको लेकर यह भी कहना है कि इससे क्षेत्र की छवि प्रभावित हो रही है और उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अब पुलिस से देखना होगा कि पुलिस वायरल वीडियो की जांच आखिर किस तरह करती है, कब कार्रवाई होती है, पूरे मामले की सच्चाई आखिर कब सामने आई है। चारबाग इलाके का ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कथित धर्मांतरण और जमीन हड़पने के आरोपों का मामला चर्चा में। आपको बता दें, झंझाना थाना क्षेत्र के एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। अब परिवार की जमीन अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले से जुड़े एक वीडियो और एक ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। हालांकि इनकी अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है, कार्रवाई की मांग की। संत समाज ने पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। मैं बाऊखेड़ा की रहने वाली हूँ और राजपूत समाज से हूँ। और मेरे लड़के को नौनोते की लड़की ने, मुसलमानी ने
अपने प्रेम जाल में फंसाया है और 1.5 साल से वो मेरे पास नहीं है। और वो लड़की मुझको धमकी देती है कि जब तक ज़मीन मेरे नाम नहीं करेगी मैं तेरे लड़कों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरे लड़के से प्यार नहीं करती। मुझे बहुत गंदी गंदी गाली देती है और मेरे बच्चे से कभी बात भी नहीं करवाती। मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ। मेरा अकेला ही बच्चा है और मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। जब मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिला, मैं थाने में भी गई, हर जगह गई, लेकिन मुझे कहीं से भी सहायता नहीं मिली। आखिरी में मैं गुरु महाराज जी के आश्रम में आई हूँ बड़ी उम्मीद करके। मैं आप सभी से, हिंदुओं भाइयों से और बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरा सहयोग कीजिए और मेरा साथ दीजिए। और कानपुर में दिव्यांग खुशी गुप्ता के जीवन में बड़ा बदलाव दिख रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रशासन ने उसके इलाज, शिक्षा और परिवार की आजीविका तक का समाधान दे दिया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में खुशी के पिता कल्लू गुप्ता को नया ई रिक्शा सौंपा है, जो ऐसे में CSR फंड से उपलब्ध कराया जा रहा है। वाहन का पंजीकरण खुशी की मां के नाम किया गया, जिससे परिवार को अस्थायी और मिल सके। कभी संघर्ष से जूझ रहे इस परिवार के चेहरे पर अब आत्मनिर्भरता की मुस्कान लौट आई। खुशी ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी किया है और बड़ा बदलाव उसकी जिंदगी आ चुका है। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ई रिक्शा मिला है, रोजी रोटी में सहारा दिया है उन्होंने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ योगी जी का। जनपद कानपुर नगर की एक डेफ एंड डम बच्ची संयोगवश माननीय मुख्यमंत्री से लखनऊ में मिली थी। माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए थे कि खुशी के लिए जो भी संभव है वो किया जाए, और उसके क्रम में खुशी का कॉक्लियर इम्प्लांट तो हो ही चुका है, जिससे वो अब काफी सुनने और समझने लगी है पहले से, और धीरे धीरे और उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो उसका शिक्षा के लिए एडमिशन की प्रक्रिया की गई, और साथ में जो उनके परिवार की रोटी के जो पिताजी ई रिक्शा चलाते थे और उसमें किराए पर लेके चलाते थे, और जब मेरे संज्ञान में आया कि वो किराए पर लेके चलाते थे, उनकी बचत हो पा रही थी और उनके परिवार ने मुझे बताया की भी है, तो हम लोगों ने जन सहयोग से, एक हमारे यहाँ ही कंपनी है नार्वे करके, तो उन्होंने नीरज ने, हमारे हैं मैन्युफैक्चरर भी हैं, तो उन्होंने स्वदेच्छा से, अपना खुद इच्छा से उन्होंने कहा करना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ के जन सहयोग से उसको, उनके परिवार को एक ई रिक्शा गिफ्ट किया है। उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कराया, इसका इंश्योरेंस करवाया है, इनको चार्जिंग कर दिया, ताकि परिवार की रोजी रोटी भी सुरक्षित रह सके। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भावनात्मक पहलू था कि उसको सुविधा, उसको करने में, पूर्ण करने में हम लोग कुछ हद तक सफल। और फतेहपुर में आकाशीय बिजली का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, ताजा मामला हथगांव थाना क्षेत्र का है, जहां पर खेत में खाद डालने गए एक युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया, उसकी मौत हो गई। वहीं बारिश के दौरान महुआ के पेड़ के नीचे खड़े 2 लोगों में से एक की बिजली गिरने से जान चली गई। इससे पहले बिंद के कोतवाली क्षेत्र में तेंदुली गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई जारी। हम और दोनों भाई गए थे खेत की तरफ, बेड़ में खाद डाल ली। जैसे खाद डाल के आ रहे थे, मेरा भाई जो है जैसे महुआ के पेड़ के नीचे आया, पेड़ी जैसे छुआ तुरंत बिजली गिर गई है और तुरंत गिर गया। हम तुरंत जाकर के उसके पास गए, उसके सीने में पुश कर रहे थे, हाँ जो है कि मुँह में सांस डाल रहे थे। कई लोग आ गए, बहुत सारे भाई लोग गए, किसान आसपास। कितनी समय लगभग गए होंगे? ये तकरीबन की 7 के आसपास की घटना है। खेत में खाद डालने गए हाँ, थे? खाद डाल रहे थे, पेड़ देखना होता है सुबह, और पानी भी नहीं गिर रहा था। उसे थोड़ा पानी गिरने लगा तो हमने कहा चलते दोनों भाई। जैसे आया है, पेड़ पड़ रहा था महुआ का, वो महुआ के पेड़ी के पास जैसे ही आया तुरंत बिजली गिर गई। क्या नाम था उसका? अजीत। उम्र क्या रही होगी? उम्र तकरीबन इसकी 17 साल रही। आपका सगा भाई था? हाँ, हमारे चाचा का जो है कि छोटा लड़का मंझिला। अच्छा। कितने भाई रहे होंगे? 3 भाई हैं, हम चाचा और दादा मिला करके, मतलब हमारे पिताजी 2 भाई हैं, तो हम 2 भाई हैं और चाचा के 3 लड़के थे। पढ़ाई करता था? हाँ, ये इंटर अभी पास आउट किया है। कहाँ इसी बात से यही ये रामा अग्रजी गुप्ता जी का विद्यालय है, शिवराम साहू करके। कहाँ पे है? चूल्हा में। शिवराम साहू। गाँव कहाँ पड़ता है? क्या थाना है? थाना हमारा हथगांव है और गांव मखदूमपुर खुर्द है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शैलेंद्र कुमार। आपका इनसे क्या रिश्ता था? हमारा ये भाई है, चाचा का लड़का है। हाँ, चाचा हमारे एक्सपायर हो गए अभी
7 फरवरी को, हमारे पिताजी एक्सपायर हुए 14 मई को। इसी अच्छा, बात मतलब बच्चों पे ही सारी जिम्मेदारियां घर की हाँ, थी। बड़े में हम ही हैं। कुल मिलाकर 5 भाई थे, जिसमें सबसे बड़े हम ही हैं। तो हमारा एक छोटा भाई, फिर एक चाचा के 3 लड़के हैं। हम गांव में रहते हैं, हमारा भाई जो है यही रहता है। हम चाचा के और अपने परिवार आकाशीय बिजली से हुआ है। आकाशीय बिजली से हुआ। और अमेठी की बात करेंगे, जहां पर दरखट ग्राम सभा में विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सचिव पर सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगाए। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि निर्माण कार्यों के अलावा हैंडपंपों की रिबोरिंग और मरम्मत में भी अनियमितताएं हुई है। आरोप है कि कई स्थानों पर भुगतान तो दिख गया, लेकिन कार्य धरातल पर नहीं उतरा। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच समिति गठित होने के बावजूद आगे जांच नहीं बढ़ सकी। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और चेतावनी भी दी है कि कार्रवाई न होने पर जनहित याचिका दायर की जाएगी। और फिरोजाबाद में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और ग्राम आजीविका मिशन यानी बीबीजी रामजी योजना को लेकर प्रशासन ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने इसको लेकर कहा है कि इस नई योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को 125 दिन तक रोजगार की गारंटी और 300 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि योजना में तकनीक का ज्यादा उपयोग कर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होने जा रही है। इस दौरान डीएम और मुख्य विकास अधिकारी ने ब्लॉक फिरोजाबाद के ग्राम उधनी में पहुंचकर श्रमिकों से संवाद किया और कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही पौधारोपण किया, पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। बीबीजी राम जी की शुरू पूरी इस जन चौपाल में हमारे बीच उपस्थित सीडीओ साहब, डीसी मनरेगा, डीसी नादेले, यहाँ के बीडीओ, सभी संबंधित अधिकारीगण। अभी आप लोगों को बताया है कि जो बीबीजी राम जी है, पहले जो मनरेगा हुआ करती थी, अब उससे और अधिक प्रभावशाली और उससे और अधिक अच्छे ढंग से अब इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। 100 दिन के बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी है और 252 रुपए प्रतिदिन मजदूरी के बजाय वो 300 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी इसमें दिया जा रहा है। इसमें जो विशेष चीजें हैं कि इसमें तकनीकी का उपयोग अधिक से अधिक होगा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। जो भी काम होगा उसमें जवाबदेही भी बढ़ेगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी। और इसके साथ ही साथ जो पहले अस्थायी पर फोकस था, लेकिन अभी जो परमानेंट यानी अस्थायी नेचर के जो हमारे गांव पंचायत में जो सुविधाओं का विकास होगा उस पर अधिक फोकस है। और मोटा मोटा जो जल संरक्षण का क्षेत्र हो, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे तालाब है, तालाब खोद कर हम जल संरक्षण कर सकते हैं, खेतों में कर सकते हैं। तो जल संरक्षण का क्षेत्र हो, जो गांव की हमारी जो सड़कें हैं, इंटरलॉकिंग है, जो गांव की सड़कें हैं, गांव की जो स्थापना की सुविधा है, उसका विकास गांव के लोगों को आज पोर्टल बन गया है, उसके माध्यम से होगा और नए जो कार्य लिए जाने हैं वो नए कार्य चयनित होंगे। ये महत्वपूर्ण खास तौर से मनरेगा की योजनाओं के बारे में था। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं अभी भी चल रही हैं और स्वयं सहायता समूह की बहुत सारी महिलाएं हैं, आप लोग परिचित होंगे और स्वयं सहायता समूह को अब तुलिका ही देख रही हैं। इसके बारे में कुछ बताया होगा आपको पहले से। और जो अन्य योजनाएं चल रही हैं उसका भी, जैसे चाहे वो पेंशन की योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड की हैं, इस समय एक फार्मर आईडी बनाई जा रही है, सारे लोग काफ़ी लोग जानते होंगे। इसमें स्वयं सहायता समूह से कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? हाथ उठाएंगे। समूह में जुड़ी हुई है, समूह चला रही है। ठीक है, तो सबका स्वागत है। और हेलो, ये स्वयं सहायता समूह की जितने भी लोग को पास राशन कार्ड अधिनियम की जगह पर बीबीजी रामजी अधिनियम की शुरुआत आज फिरोजाबाद जनपद में उधमी ग्राम पंचायत में माननीय जिलाधिकारी महोदय और हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा शुभारंभ इस ग्राम पंचायत से किया जा रहा है। मैं सिर्फ कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगी सर। पूर्व में मनरेगा योजना अंतर्गत हम लोग को सर 100 दिवस का रोजगार की गारंटी दी जाती थी, जो कि अब बीबीजी राम जी में 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के पिपरियाधनी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मोहम्मदी की ओर से आ रही एक ट्रक पहले कार को टक्कर मारी, फिर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान में जाकर गिरी। हादसे में दुकान में बैठे एक युवक की ट्रक के नीचे दबकर मौत हुई है। आपको बता दें, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, ट्रेन जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया गया, लेकिन ट्रक नहीं हटाया जा सका। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम भी देखने को मिला, लोगों को भारी परेशानी हुई। 2 दिन पहले 2 बजे के करीब 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 2
और फर्रुखाबाद में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर संचालित 4 कोल्ड स्टोरेज पर जिला अधिकारी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें आपको बता दें तमाम कोल्ड स्टोरेज हैं, जैसे जेके, जहानगंज और श्री कृष्ण कोल्ड स्टोरेज वेयर स्टोर शामिल है। ऐसे में डीएम डॉक्टर अंकुर लाटू ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा और भवन मानचित्र मानकों के संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, हॉस्पिटल और साथ ही मॉक संचालक हो रहे हैं वे 10 दिन में सुरक्षा मानक पूरे करने की चेतावनी दी गई। साथ ही ऐसे में सेमिनार आयोजित कर जागरूकता अभियान भी चलाने के निर्देश जारी किए गए। प्रशासन सख्त कार्रवाई की मूड में नजर आ रहा है। कोचिंग सेंटर, होटल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट संचालकों को 10 दिन का समय दिया गया सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए। किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, शासन के निर्देशों के क्रम में जो लखनऊ में अग्निकांड का हादसा हुआ था जिसमें कुछ बच्चों की जान भी गई थी, उसी के क्रम में जनपद फर्रुखाबाद में भी जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, उन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स की एक मीटिंग रखी गई थी। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बट जो बेसिक फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनका कंप्लायंस करवाना है। यही बातें जो सभी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बताया गया है और उनको 10 दिन का समय भी दिया गया है ताकि किसी को भी कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। यदि 10 दिन में वो फायर सेफ्टी नॉर्म्स के कंप्लायंस नहीं कराते तो उसके बाद हम उनको कार्रवाई करेंगे। दरभंगा से बात करेंगे, जहां भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में नामजद डीएसपी राजेश शर्मा के बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग में तबादले को लेकर सियासत तेज हो गई है। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि जब अधिकारी पर गंभीर आरोप हो और मामले की जांच आयोग द्वारा जारी हो तब ऐसी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि इनकाउंटर मामला न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में चर्चा में। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तबादला सरकार के विशेषाधिकार है और इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। इस बयान के बाद से सियासत और भी गर्मा चुकी है। अखबार के माध्यम से मालूम हुआ है कि राजेश शर्मा जी जो एसडीपीओ थे वहाँ, जो इनकाउंटर भरत तिवारी का हुआ था और जिसमें न्यायिक जांच भी चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, उसमें जो डीएसपी एसडीपीओ थे उनका यहाँ मद्य निषेध में पोस्टिंग हुआ है। इससे ज़्यादा तो अभी हम लोग नहीं जानते हैं और आए हैं यहाँ तो उनका पोस्टिंग हुआ है तो अपने स्तर से वो काम करेंगे यहाँ। तो लगता है ये उचित है जो आरोपित हैं उनका पोस्टिंग होना? ये निर्णय तो शीर्ष नेता को लेना है, हम लोग इसमें कैसे कह सकते हैं कि उचित है कि नहीं है। लेकिन किसी भी मामले में कोई आरोपित है, खास करके इतना बड़ा घटना घटा है, पूरा देश इसमें इन्वॉल्व है कि लोग दुखी है, आक्रोशित है, पूरा देश दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं, बिहार के तो सारे नेता गए हैं। उस मामले में तो कहीं ना कहीं इसका ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के लोगों को जिस पर इतना बड़ा आरोप है उसको अभी पोस्टिंग नहीं होना चाहिए। और एटा में भारत अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम पर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपाया। किसान नेताओं ने कृषि, डेयरी, पशु आहार और साथ ही पोल्ट्री क्षेत्र को भी व्यापार समझौते से बाहर रखने की मांग की। साथ ही सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू करने की मांग उठाई गई। संगठन का यह भी कहना है कि किसी भी व्यापार समझौते से पहले किसान संगठन, कृषि विशेषज्ञ और संसद से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। किसानों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी आजीविका और देश की खाद्य सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमने जिलाधिकारी महोदय को माननीय के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। हमने अमेरिका और भारत के साथ जो ट्रेड डील हो रही है भारत सरकार के द्वारा उसका विरोध जताया है। कौन सी ट्रेड डील हो रही है जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है? ये ट्रेड कृषि, पोल्ट्री और दुग्ध डेयरी उत्पादों को संबंधित ट्रेड डील हो रही है, उसका हमने विरोध किया है। क्योंकि ये ट्रेड डील अगर होती है तो यहाँ भारत का किसान वैसे भी आत्महत्या की कगार पर है और कृषि से संबंधित लोगों को और संसद में बहस कराने के बाद कराए, क्योंकि वहाँ जो है क्या कहते हैं वहाँ पर सपोर्ट करती है सरकार कृषि यंत्रों पर और उस पर बहुत ज़्यादा अनुदान देती है। 29 ट्रिलियन की इकॉनमी है अमेरिका की और यहाँ 5 ट्रिलियन की भी इकॉनमी अभी हमारा देश नहीं बन पाया है। तो यहाँ का किसान तो आत्महत्या कर लेगा क्योंकि वहाँ से आए हुए उत्पाद बहुत ही सस्ते होंगे और उनको वहाँ पर सब्सिडी भी मिलती है। यहाँ किसान को सब्सिडी नहीं मिलती है, एमएसपी आज दिन तक लागू नहीं हुआ है, यहाँ का किसान ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम आज हमने पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद पर ज्ञापन दिया है। अगर नहीं मांगे मानी गई
तो हम इसका विरोध करेंगे। और बोकारो पुलिस ने महिलाओं से चेन और लॉकेट छीनने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित 3 विशेष जांच दलों की कार्रवाई में गिरोह के कब्जे से नकदी, बिना नंबर के बाइक, मोबाइल फोन और छीन गया सामान बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी ने बोकारो, गिरिडीह और साथ ही रामगढ़ समेत कई जिलों में 7 चेन स्नैचिंग की वारदातों में संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस का कहना है कि आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई थानों में दर्ज है और पूरे नेटवर्क की जांच अभी जारी है। छत्तीसगढ़ के पंखाजोर में निर्माणाधीन सार्वजनिक पुस्तकालय भवन के निर्माण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भवन निर्माण में कथित रूप से घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया है और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पार्टी नेताओं का यह भी कहना है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे भवन की मजबूती पर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने साथ ही निर्माण सामग्री की तकनीकी जांच और दोषी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ऐसे में एसडीएम ने ज्ञापन स्वीकार कर नियमानुसार जांच कराने का आश्वासन दिया। 9 नंबर वार्ड में एक लाइब्रेरी खुल रहा है, जिसमें बिल्डिंग जो मटेरियल यूज़ कर रहा है, रेती जो डस्ट टाइप का है, जो गिट्टी का ये है, उस साइज है वो 1.5 इंच से लेकर 5-6 इंच तक है। तो उस विषय में मैं ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम को सूचना दे रहा हूँ कि जो बिल्डिंग हो रहा है घटिया मटेरियल से बिल्डिंग बन रहा है और ये बिल्डिंग फ्यूचर में गिरने का 100% चांसेस रहेगा। इसको ऊपर कार्रवाई करते हुए एसडीएम को जांच करने के लिए दिया हूँ ज्ञापन के माध्यम से आम आदमी पार्टी। और चंदौली के सकल जिहा तहसील में अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले के मामले को लेकर एक बार एसोसिएशन का आक्रोश देखने को मिल रहा है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि इस घटना में कई दिन बाद भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रशासन से कहा है कि अगर रविवार तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे जनपद में व्यापक आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि कानून की रक्षा करने वाले अधिवक्ता पर हमला गंभीर मामला है और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई। 29 तारीख को चंदौली जनपद के सकलडीहा में अधिवक्ता एक वरिष्ठ अधिवक्ता उनके पे एक लेखपाल द्वारा हमला किया गया है और कोई कार्रवाई नहीं की गई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है इसमें, जबकि अधिवक्ता समाज सबको न्याय दिलाता है, 24 घंटे उन लोगों के लिए सोचता है, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। अधिवक्ताओं पे हमला बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की यहाँ पे कमी है। क्या कहेंगे आप? अभी तक न्याय नहीं मिला। हम यही कहेंगे कि जो है 29/6 की घटना है, अभी तक जो है मेरे भाई को हॉस्पिटल में कोई उच्च अधिकारी देखने नहीं आया। उनका यह कर्तव्य बनता था कि आकर के जो है मेरे छोटे भाई का हालचाल पूछा, जो कि ऐसा नहीं किए और उल्टे जो है मेरे भाई के ऊपर जो है क्रॉस FIR फर्जी ढंग से बनवा करके किए कि आगे की कार्रवाई में जो है व्यवधान उत्पन्न हो। और कई दिनों से चल रहा है, डीएम हम लोग डीएम साहब यहाँ, एसपी साहब यहाँ, सारे उच्च अधिकारियों यहाँ गए, लेकिन आज तक जो है न तो उनकी गिरफ्तारी हुई माल बाबू की और न तो उनका निलंबन हुआ। तो हम लोगों ने आज एक मीटिंग उनके प्रस्ताव पर बुलाया था, जो पीड़ित है हमारे छोटे भाई भूपेंद्र नारायण सिंह पर। यह हुआ कि 2 दिन का इनको जो है जिला प्रशासन को समय दिया जाए, अगर जो उसके अंदर गिरफ्तारी और निलंबन नहीं होता है तो बहुत बड़ा आंदोलन चंदौली धरती का में होने जा रहा है, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है जिला प्रशासन की होगी। न्याय नहीं मिला है अधिवक्ता बंधुओं को और अभी यहाँ पे जनमेजर जी हैं यहाँ के अधिवक्ता, क्या कहेंगे आप इसमें? जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 29 तारीख की घटना है, एक भी सक्षम अधिकारी हमारे भाई से मिलने तक नहीं गया। FIR 307 जैसे गंभीर धारा में FIR दर्ज है, बावजूद उसके ये कहा जाता है कि पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन जब अपने गिरेबान को पकड़ने की बात आती है तो कहीं न कहीं पुलिस के हाथ छोटे हो जाते हैं, उनकी सोच छोटी हो जाती है, उनकी सारी सुविधाएं छोटी हो जाती हैं। तो मैं अपने पूरे अधिवक्ता समाज के साथ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर हमारे भाई को न्याय नहीं मिला और उसके ऊपर हमला करने वाले की गिरफ्तारी नहीं हुई, उसका निलंबन नहीं हुआ, तो फिर ये अधिवक्ता समाज अब चुप बैठने की स्थिति में नहीं है। 2 दिन के बाद हम लोग प्रशासन को दे रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी करे और किसी न किसी माध्यम से हमारे सकलडीहा के जो भाई लगातार आंदोलनरत हैं उनको संतुष्ट करें
और अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो फिर ये आग बहुत तेज धड़केगी और कोई फायर ब्रिगेड बुताने की स्थिति में नहीं होगा चंदौली का, क्योंकि ये आग का मतलब हम एक कलम के सिपाही हैं। कलम की बात करेंगे, चंदौली का कोई भी न्यायिक कार्य नहीं होने पाएगा, न चंदौली में होगा न चंदौली जनपद में होगा। हो सकता है कि धीरे धीरे ये पूरे प्रदेश में फैले और ये पूरे देश में फैलेगा। ये इतनी छोटी आंधी नहीं है। अगर प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारी भावनाओं को समझें और हमारी बातों को समझें और त्वरित कार्रवाई करें और अपने हाथों की लंबाई को दिखाएं और उसके गिरबान को पकड़े, उस अपराधी को पकड़े, नहीं तो फिर ये आप इसके सीधे जिम्मेदार होंगे, इसका दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं होगा। अधिवक्ता बंधुओं में काफ़ी नाराजगी है इस घटना को लेकर के। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो अधिवक्ता साथी जो है आंदोलन करने के लिए तैयार है। कैमरामैन दिनेश यादव के साथ जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। ओंकारेश्वर स्थित ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लेकर सवाल उठने लगे। मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य दूल्हे सिंह दरबार ने आरोप लगाया है कि पिछले 1 साल से दान पेटियों से प्राप्त राशि का सार्वजनिक हिसाब नहीं किया गया। उनका कहना है कि चढ़ावे की गिनती तो हर महीने प्रशासन की मौजूदगी में होती, लेकिन राशि कहां जमा हो गई है, उसका उपयोग किस तरह हो रहा है, इसकी जानकारी समिति के सदस्यों तक नहीं दी जा रही। वहीं संत समाज और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी दान राशि में पारदर्शिता बरतने और पूरा लेखा जोखा सार्वजनिक करने की मांग की है। अभी कम है कि 12 महीने हो जाएंगे। बाकी अभी समिति ने या तो यहाँ पर पैसे जो आते हैं, पेटियाँ खुलती है, पैसे ले गए हैं। अभी तक इसका कोई लेखा जोखा तो नहीं है। वो बताते हैं कि इतने महीने में इतने पैसे हुए, बाकी उसके बाद में खर्च कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये टीन शेड बन रहा है, 1 महीने के अंदर बनना था, पूरी गर्मी निकल गई, पूरी बारिश आ गई है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो काम कैसा चल रहा है क्या? अभी एसडीएम साहब आए थे, मेरी चर्चा हुई थी, तो बोले ये तो थोड़ा लेट होगा, अपने को टेम्परी लगाना पड़ेगी, ऐसी बात कह के वो चले गए। अभी तक कितनी जब पेटियां खुली उसमें से कितनी धनराशि निकली है? देखो धनराशि इसमें मंदिर में महीने के पहले गुरुवार को खुलती है, मैसेज मेरे पास आता है, तो करीबन 15 लाख रुपए, 14 लाख रुपए, कभी 16 लाख रुपए ऐसे आय का विवरण बताया है उनने। तो यहाँ से ले जाके कौन सी बैंक में जमा करते, क्या करते, इसी पर अपने को जानकारी। कैमूर जिले में कुदरा थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक शेखर चौधरी ने औचक निरीक्षण किया है। थाना परिसर, कंप्यूटर कक्ष, विभिन्न अभिलेखों और पंजियों की बिक्री जो है उसको लेकर जांच बारीकी से की है। आपको बता दें, साथ ही नगर क्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया है। एसएसपी ने लंबित मामलों की समीक्षा की है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक फरियादी शिकायत को गंभीरता से लेकर उसका त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने साफ सफाई और रिकॉर्ड को उद्धृत रखने पर भी जोर दिया। बता दें, एसपी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी समस्या पर सीधे थाना पहुंचकर आवेदन करें। कुदरा थाना जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जीटी रोड वाला थाना है और यहाँ की कुछ जो समस्याएं हैं अपराध संबंधित, जैसे कि तस्करी का मामला हो गया, अवैध शराब, नारकोटिक्स का मामला है, उसी की समीक्षा हेतु जो है आज थाना का औचक निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त CCTNS जो थाना में कार्यरत है उसको चेक किया गया है, महिला हेल्प डेस्क को चेक किया गया है और आगंतुक पंजी को चेक किया गया है। साथ ही साथ सभी अनुसंधानकर्ता के साथ भी जो है बैठक की गई है। उनको निर्देश दिया गया है कि जो पुराने केसेस हैं, खास करके 2024-23 के जो केसेस हैं, उनका जल्द से जल्द निपटारा करें और चार्जशीट समर्पित करें। सर, नगरवासियों को क्या संदेश रहेगा? जी, नगरवासियों को यही संदेश रहेगा हमारा कि थाना जो है ये पब्लिक के लिए हमेशा ओपन है, हमारा ऑफिस हमेशा ओपन है। यदि कोई ऐसी शिकायत रहती है, चाहे वो थाना संबंधित हो या फिर केस संबंधित हो, उनको लग रहा है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है या फिर न्याय में डिले हो रहा है, तो या तो थानाध्यक्ष को रिपोर्ट करें, थानाध्यक्ष से जाके मिलें। अगर थाना स्तर से नहीं उसका निपटारा होता है तो हमारे ऑफिस में आके मिलें। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका निपटारा हो और पब्लिक को हम लोग न्याय दिला सकें। और समस्तीपुर जिले के 20 प्रखंडों में नए 1 डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना तो कर दी गई, लेकिन इन कॉलेजों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी दिख रही है। अधिकतर महाविद्यालय +2 विद्यालय परिसरों में संचालित हो रहे हैं, जहां पर वर्ग कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय और सामुदायिक भवन जैसी जो तमाम सुविधाएं वो प्राप्त ही नहीं। संसाधनों के अभाव में शैक्षिक माहौल प्रभावित हो रहा है और पठन पाठन केवल नामांकन तक सीमित दिखाई देता है। हालांकि कुछ ग्रामीण जो है वो कॉलेज बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कई संस्थाओं की स्थिति चिंताजनक हो चुकी है। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग को इस दिशा में जल्द ही ठोस सुधारात्मक कदम उठाने की बेहद जरूरत है। समस्तीपुर जिला अंतर्गत खानपुर प्रखंड में चयनित राजकीय उच्च विद्यालय के परिसीमन में डिग्री स्थापना कर दी गई है। इस समय मैं उसी स्थल पे हूँ और बेसिकली जो बिंदु है उसको बताने की कोशिश करता हूँ
कि सरकार ने डिग्री कॉलेज के तहत BA कॉमर्स फैकल्टी हो, आर्ट फैकल्टी हो, साइंस फैकल्टी की पढ़ाई का नया सत्र शुरू किया है। लेकिन जो स्थिति है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ संबंधित वर्ग कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, प्राध्यापकों की सूची, विद्यालयों में नामांकनों में भी विद्यार्थियों की रुचि के साथ साथ संपूर्ण परिसीमन, मैं अपने सहयोग कहूँगा, आप यहाँ दिखाएंगे ये पूरी चार दीवारी की यहाँ दरकार रखती है। ऊंची चार दीवारी के साथ साथ यहाँ गेट और आदेशपाल रतरी पढ़ने की काफ़ी दरकार है, ज़रूरत है, क्योंकि असामाजिक परिवेश यहाँ निश्चित तौर पे आएंगे और इस तरह में पठन पाठन प्रभावित होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यहाँ प्रचुर ज़मीन उपलब्ध है। अगर मैं बात करूँ तो इस डिग्री कॉलेज के बगल में जो जगह खाली है वहाँ पे भी बिल्डिंग बन सकता है और उस बिल्डिंग में साइंस की जो स्ट्रीम है, जो ब्रांच है, वहाँ खुल सकती है। वहाँ HOD, लेक्चरर, असिस्टेंट लेक्चरर, प्रोफेसर वहाँ इस बिल्डिंग के अंदर कार्य कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। लेकिन साथ में इस 3, 4, 5 कमरे वाले जो डिग्री कॉलेज, यहाँ पे किसी भी स्थिति में डिग्री कॉलेज से संबंधित कोई भी पठन पाठन संभव नहीं है। इसलिए सरकार को पहले होमवर्क करना चाहिए, विभाग को, उच्च शिक्षा विभाग को डिग्री कॉलेज जो प्रस्तावित मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी, उसके तहत जहाँ भी डिग्री कॉलेज बना है वहाँ पहले होमवर्क करना चाहिए था। होमवर्क करने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद कोई भी डिग्री कॉलेज का उद्घाटन करना चाहिए, ताकि नामांकन होते ही बच्चों के पठन पाठन चालू हो जाए। लेकिन आप कहीं भी जाएंगे तो इस तरह की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ 4-5 कमरे वाला एक भवन को डिग्री कॉलेज में बदल दिया गया है और स्थिति यह है कि वैसी स्थिति में जो उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए ग्रामीण परिवेश की जो बच्चियां हैं उनको शहर न जाना पड़े, इसलिए सरकार ने ये सोच दिया। लेकिन उसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ जो मानसिकता है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में बच्चों के पठन पाठन में कोई भी इस तरह की भेदभावना न हो और उनको शहर जाने की दरकार न पड़े। इसलिए विभाग को, उच्च शिक्षा विभाग को ये होमवर्क पूर्व में करके इस सभी विषय व संगत को चालू करना चाहिए था। खैर, अब ये शुरू हो गया है तो इसमें अविलंब जितनी सारी यहाँ दरकार ज़रूरत लगता है उसको अविलंब उच्च शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, संबंधित शिक्षा विभाग के पदाधिकारी इसको कंप्लीट करे, इसको फिनिश करे, ताकि आने वाले सत्र में जो बच्चे यहाँ पठन पाठन करेंगे उनके पढ़ाई में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। सहयोगी रणवीर के साथ प्रवीण कुमार, सुदर्शन न्यूज़, खानपुर, समस्तीपुर, बिहार। और मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का खुलासा किया है जिसने यूट्यूब पर वीडियो देखकर ठगी के नए तरीके सीखे और फिर 2 फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की। आरोपी निवेश पर 10% मासिक मुनाफे और प्रोजेक्ट्स में 60% हिस्सेदारी का लालच देकर लोगों को ठग रहा था। नई मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से मोबाइल फोन और फर्जी दस्तावेज मिले। पूछताछ में ग्लोबल टेक रियलिटी और GTFX ट्रेडिंग नाम की फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। देखिए, क्षेत्राधिकारी नई मंडी और इंस्पेक्टर नई मंडी तथा उनकी टीम समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस की एक उपलब्धि है ये, निश्चित तौर से शासन की मंशा के अनुरूप थाना समाधान दिवस होता है। उस परिदृश्य में टीम बैठी हुई थी। उसी दौरान 20 से 25 लोग थाने पर कंप्लेन करते हैं, जिसके परिदृश्य में तत्काल क्षेत्राधिकारी और इंस्पेक्टर मंडी द्वारा इस संदर्भ में तत्काल जांच पड़ताल की जाती है और तथ्यों के बारे में जानकारी के पता चलता है कि 3 लोग ऐसे हरेंद्र मलिया, दीपक चौधरी, प्रवीण कुमार, जो क्रमशः वेगराजपुर, गांधी कॉलोनी नई मंडी और आजपुरी शेखपुरा के रहने वाले हैं, आपस में एक प्लानिंग करते हैं रियल एस्टेट के माध्यम से और 2 कंपनियों का सृजन करते हैं, GTFX और ग्लोबल टेक कंपनी, जिसके एक स्वयंभू डायरेक्टर, प्रोप्राइटर बन जाते हैं और लोगों को एक ऐसा स्कीम का उसमें प्रलोभन देते हैं कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको हर महीने 7,000 रुपए ब्याज के रूप में देंगे, बाकी आपका जो मूलधन है वो बचा रहेगा। इस तरह से उन्होंने जून 2025 से करोड़ों रुपए का इन्होंने जो है घोटाला किया था, जिसके परिदृश्य में इनके खिलाफ जांच के आधार पर, क्षेत्राधिकारी की जांच के आधार पर अभियोग दर्ज किया गया तथा इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है और इस तरह से वो पैसा लेके भागने वाले थे, तभी कंप्लेन के आधार तत्काल इनको गिरफ्तार कर लिया गया मुकदमे करने के बाद, तथा इन्होंने स्वीकार किया कि इनके द्वारा जो है कई लोगों से पैसा जमा कराया गया था और अब पैसा चूंकि अब इनके पास था नहीं और ये विभिन्न प्रकार के शेयर मार्केट वगैरह में ये पैसा लगाते थे तथा कोई रजिस्टर्ड नहीं थे। इसी वजह से इसमें जो RBI के तहत जो बर्ड्स एक्ट है 2019 उसके तहत इस सीजर की कार्रवाई की गई है। उस एक्ट के तहत कार्रवाई भी इसमें इनके खिलाफ की जा रही है। साथ ही साथ इसमें 326/26, 318(4), 338, 336, 340,
मतलब जो 470, 67, 69, 71 होता था वो आईपीसी का वो मुकदमा 61(2) आपराधिक षड्यंत्र का दर्ज किया गया है तथा नियमानुसार गिरफ्तार करके इनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो फिलहाल के लिए आपका राज्य में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन। नमस्कार।